हेलो दोस्तों, आप सबका ज्ञान स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। तिब्बत और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कैसे कब्जा किया, चाइना क्या डिमांड कर रहा है वर्ल्ड से कि तिब्बत को उसका पार्ट समझो, क्या तिब्बत चाहता है, और व्हाट इज़ द कंडीशन एंड व्हाट इज़ देयर हिस्ट्री, उस सब के बारे में अपन बात करेंगे, एंड व्हाट इज़ देयर जोग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राइट नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ तिब्बत। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल तिब्बत का खुद का फ्लैग है। ठीक है। तिब्बत हैज़ देयर ओन फ्लैग, दे हैव देयर ओन करेंसी एंड दे हैव देयर ओन ट्रीटीज़। उनकी अलग अलग देशों के साथ ट्रीटीज़ भी हैं, उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में जो 12वें दलाई लामा थे उन्होंने बोला था कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों पहले हम चलते हैं कि भी तिब्बत कहाँ स्थित है, और राइट नाउ हाउ मच एरिया इज़ तिब्बत, राइट नाउ व्हाट पार्ट ऑफ चाइना इज़ नोन एज टी ए आर। बेसिकली इसको बोलते हैं दोस्तों टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है। तो दोस्तों ये है टिबेटन प्लेटू, जहाँ तिब्बत स्थित है। टिबेटन प्लेटू ये माउंटेनियस रीजन है जिसकी एवरेज हाइट 4000 मीटर है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये हिस्टोरिकल तिब्बत है, जो तिब्बत होता था, जिसके तिब्बत 3 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है। फिर 1949 के बाद जब चाइनीज़ गवर्नमेंट की पावर माओ जेडंग के हाथ में आई, पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना के हाथ में आई, तो उन्होंने तिब्बत के ऊपर इन्वाइड कर दिया और आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने तिब्बत को 5 भागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों। 4 भागों को उन्होंने बोला कि 4 भाग तो हमारे हैं। ठीक है। और उन्होंने एक भाग जो करंट तिब्बत है दोस्तों, ये रहा करंट तिब्बत, TAR, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ठीक है। ये करंट तिब्बत है। और उन्होंने जो 4 भाग थे, 4 भाग, इन 4 भागों को बोला कि ये चाइनीज़ प्रोविंसेस हैं। ठीक है। जो कि इन लोगों ने जब तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया था और जहाँ तक ये लोग पहुँच गए थे, ठीक है, ये बेसिकली पूरे पे कब्जा कर लेते, बट तिब्बत का बहुत नुकसान हो रहा था, तो तिब्बत इनके साथ एक संधि कर ली थी। तो फिर ये जहाँ तक इन्होंने कब्जा किया था तिब्बत के ऊपर, तो वो वाला एरिया इन्होंने अपने अंदर मान लिया कि भाई ये एरिया हमारा हो चुका है। ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी प्रोविंसेस बना दिए, और जो जहाँ तक तिब्बत नहीं पहुँचा था, बाकी का एरिया था, उस एरिए पे इन्होंने बोला कि ये हमारा एरिया है, ऑटोनोमस रीजन है। ठीक है। तो बाद में तिब्बत और चाइना के साथ एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी हुआ था। 17 पॉइंट एग्रीमेंट आपको बताऊंगा उसके बारे में कि भाई 17 पॉइंट एग्रीमेंट क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तिब्बत जो कि इंडिया और चाइना जो 2 एंशियंट सिविलाइजेशन है उनके बीच में स्थित है। ठीक है। तिब्बत चाइना की सबसे बड़ी सेकेंड बिगेस्ट प्रोविंसेस है, और जहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है वो बहुत कम रहती है। अब बेसिकली मान लो कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इस वाले हिस्से में वो 94% पॉपुलेशन इस वाले हिस्से में रहती है। और दोस्तों इस वाले हिस्से में लगभग 6% पॉपुलेशन रहती है चाइना की। ठीक है दोस्तों। और फिलहाल जो द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इज़ इन एग्जाइल, कि जो तिब्बत की गवर्नमेंट वो एग्जाइल में है, क्योंकि जो तिब्बत के दलाई लामा हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में शरण ली हुई उन्होंने। और ये लोग बोलते हैं कि तो तिब्बत की जो पार्ट है, भूटान भी तिब्बत का एक पार्ट है, तिब्बतन कल्चर का एक पार्ट है, और लद्दाख भी तिब्बतन कल्चर का पार्ट है। तो चाइना के इन 2 रीजन्स पे भी विवाद चल रहे हैं। ठीक है। उसको मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा इनके बारे में, कि चाइना के तिब्बत के साथ, भूटान के साथ क्या इश्यूज़ हैं, और जो चाइना के लद्दाख के साथ क्या इश्यूज़ हैं, उनको आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तिब्बत में कौन सा धर्म फॉलो किया जाता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि तिब्बत में दलाई लामा चुना जाता है एक व्यक्ति को। ठीक है। वो पूरे उस तिब्बतन कल्चर को लीड करता है, तो सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ कि भाई वो है क्या। तो दोस्तों दलाई लामा
दलाई लामा एक पोस्ट होती है बुद्धिस्ट में, मतलब इनकी जो धर्म होता है उसके अंदर एक दलाई लामा पोस्ट होती है, ये कोई नाम नहीं है। ये जो दलाई लामा है, जो फिलहाल करंटली दलाई लामा है, वो 14वें दलाई लामा है, ठीक है दोस्तों। और राइट नाउ जो इनकी एज है वो 77 नहीं है, वो लगभग 85 के आसपास हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इनका जन्म, जो इनसे पहले जो 13वें दलाई लामा थे, उन्होंने इनके बारे में ये घोषणा की थी कि जो अगले दलाई लामा पैदा होंगे वो किसी तिब्बत के किसी एक विलेज में पैदा होंगे। ये लोग पहले ही घोषणा कर देते हैं कि भाई अगला जो दलाई लामा होगा वो यहाँ से पैदा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1935 में ये पैदा हुए, ठीक है। और इनको दोस्तों, इनको पॉलिटिकल लीडर बोल सकते हैं, और या फिर स्पिरिचुअल लीडर, ये मतलब इनके बुद्ध धर्म के पॉलिटिकल लीडर भी बोल सकते हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल लीडर भी बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो आपकी सिंबल ऑफ तिब्बत यूनिफिकेशन। तिब्बत जितना भी तिब्बत है उसका एक सिंबल है यूनिफिकेशन का, सभी लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हो इंटरनेशनल एडवोकेट ऑफ बुद्धिस्ट वैल्यूज़, कि जो बुद्धिस्ट वैल्यूज़ हैं उनके एडवोकेट हैं, कि सब लोग इनको मानते हैं, कैसे क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो नहीं करना है, ये बात करते हैं। तो दोस्तों 1935 में इनका जन्म हुआ था। 1950 के अंदर ये हेड ऑफ स्टेट बन गए थे। हेड ऑफ स्टेट मतलब कि तिब्बत के वो दलाई लामा बन गए थे 1950 की उम्र में, ठीक है। 1950 की उम्र में ये दलाई लामा बन गए थे। और दोस्तों इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है। और 14वें दलाई लामा ने, इनकी क्या होता है कि दोस्तों एक पंचेन लामा भी होता है, पंचेन लामा, ठीक है। पहले मैं आपको उस बारे बताता हूँ कि पंचेन लामा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों पंचेन लामा क्या होता है कि एक पोस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है, जो कि मतलब इसका हाथ होता है कि भाई अगला दलाई लामा कौन बनेगा। जो दलाई लामा बनता है ना, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा भाई कौन बनेगा, उसके अंदर इनका हाथ होता है, ठीक है। तो जो 14 दलाई लामा हैं, उन्होंने जो करंटली जो 11वें पंचेन लामा होने वाले हैं, ठीक है, जो होने वाले हैं, तो उसकी घोषणा की थी कि वो यहाँ पैदा होंगे, यहाँ पैदा होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो पंचेन लामा पैदा हुआ और 6 साल का हुआ, तो उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किडनैप कर लिया, ठीक है। और उसको किडनैप करके उसकी जगह दूसरा बच्चा रख दिया, ठीक है दोस्तों। देखो क्लेम दलाई लामा नेम्ड ओरिजिनल पंचेन लामा विद द हेल्प ऑफ टिबेटन लामास ट्रेंड इन पोर्ट्रेट एंड साइन, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं कि पंचेन लामा क्या करता है, दलाई लामा को हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे ही जो करंटली जो 11th जो पंचेन लामा है, ठीक है, तो उन लोगों को किडनैप कर लिया। वहाँ पे कोई और पंचेन लामा और उसकी फैमिली को रिप्लेस करके वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ रख दिया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस पंचेन लामा का काम क्या है। सो दोस्तों ये जो पंचेन लामा होते हैं, पंचेन लामा, ये पंचेन लामा क्या करते हैं दोस्तों, ये पंचेन लामा दलाई लामा चूज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कि भाई आने वाला दलाई लामा जो धर्म गुरु है, जो जिसे अपन स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं, फिर एक तिब्बत कम्युनिटी का एक यूनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, भाई वो आने वाले टाइम पे कौन होगा, ठीक है, उसको ये पंचेन लामा चूज़ करते हैं, ठीक है। और पंचेन लामा को दलाई लामा बता देते हैं कि आने वाला पंचेन लामा यहाँ पैदा होगा, ठीक है। तो ये पहले बताते हैं कि भाई आने वाला पंचेन लामा यहाँ पैदा होगा, ठीक है। तो ये लोग अब कैसे बताते हैं, मतलब जो भी इनके रिलीजियस पावर होते हैं, किसी को मानते हैं, साइंस वगैरह को, देवी जो इनके पुराने देवी देवता हैं उनको मानते हैं, उसके बेसिस पे घोषणा करते हैं कि भाई ये आने वाला पंचेन लामा यहाँ पैदा होगा, ये होगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो पंचेन लामा 11वां पंचेन लामा जो तिब्बत का होने वाला था, तो दलाई लामा जो करंटली दलाई लामा है, 14 दलाई लामा है, वो इतने ओल्ड हो चुके हैं। तो ओल्ड होने की वजह से उन्हें घोषणा कर दी कि भाई आने वाला पंचेन लामा यहाँ पैदा होगा, ठीक है, ताकि वो नया दलाई लामा ढूंढने में हेल्प कर सके, ठीक है, क्योंकि वो उनकी खुद की उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कोई नया दलाई लामा आएगा, ठीक है, वो संभालेगा बागडोर तिब्बत रीजन की, भाई
इतने सारे लोग हैं, उनको कोई ना कोई तो एक पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने घोषणा की। तो जैसे ही मतलब तिब्बत के दलाई लामा ने घोषणा की, ठीक है, तो दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, जो पंचेन लांबा 6 वर्ष का था, 6 साल का था, ठीक है दोस्तों, उसको इन्होंने क्या किया, किडनैप कर लिया, ठीक है, उसकी फैमिली के साथ उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों ये 6 साल के जो पंचेन लामा है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था जब 6 साल के थे, मतलब किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी आए हुए थे, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट को लोगों ने बोला था कि भाई आज ये लगभग इनको 27 साल हो चुके हैं, 27 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, ये किडनैप्ड हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको किडनैप कर रखा है, तो आप इनको छोड़ दो। रिसेंटली न्यूज़ में आया था, बट अभी तक कोई ऐसा कुछ खबर नहीं कि भाई नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं 11वें पंचेन लांबा जो कि होने वाले हैं, और लोग इन्हें आज भी पूछते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी जगह कोई और रख दिया, ताकि वो नया दलाई लामा चूज करने में हेल्प करे, और जो नया दलाई लामा आएगा वो तिब्बत मतलब चाइना की बात मानेगा, ठीक है, चाइना के इशारों पे चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए चाइना ने सबसे बड़े मतलब ये सब किया है कि भाई चाइना कैसे कैसे तिब्बत के अंदर अपने मतलब अपने बंदे रखे, ठीक है, ताकि वो उनकी बात माने आने वाले टाइम में, ठीक है। सो दोस्तों ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये 27 साल हो गए लगभग इनको, ठीक है दोस्तों, और ये गायब है, 11वें पंचेन लामा है, ठीक है, लोग इनको बहुत मानते हैं, देखो। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कि भाई कैसे चाइना ने तिब्बत के ऊपर अधिकार किया था, क्या क्या चाइना ने जुल्म ढाए थे, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों चाइना में चल रही थी दोस्तों सिविल वार, ठीक है, जो चाइना के अंदर वार चली थी सिविल वार क्या हुई थी कि चाइना के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है, उनके बीच में वॉर चली थी बहुत सालों तक, ठीक है। एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक पार्टी थी केएमटी पार्टी थी, ठीक है, मतलब एक विश्वास करते थे कम्युनिस्ट के अंदर, एक विश्वास करते थे मतलब डेमोक्रेटिक के अंदर, ठीक है। इन दोनों में बहुत विवाद चले थे, ठीक है। तो ये जो सिविल वार है ये कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सिविल वार जीती दोस्तों। और ये सिविल वार जीतने के बाद, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे माओ जेडोंग, ठीक है, उन्होंने 1949 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो जो सिविल वार है दोस्तों वो 1927 से लेकर 1950 के बीच में इनकी मतलब इतने साल इनकी वॉर चली थी। वो एक तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चली थी, एक चली थी नेशनल कॉमिटिंग जिसको अपन बोलते हैं केएमटी, इन दोनों के बीच चली थी जो सिविल वार, ठीक है। और एंड में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी, और तब से लेके और आज तक कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर राज कर रही है। और जो केएमटी का जो भी शासन था वो ख़त्म हो गया, और केएमटी के जितने भी लोग थे वो उनको अपनी कंट्री से निकाल दिया, वो दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है केएमटी क्या है, केएमटी एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, ठीक है दोस्तों, और जो कि 1919 बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों केएमटी थी जो कि मैंने बता दिया जैसे कि वो नेशनलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, आप उनको चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। और जो कि करंटली जो ताइवान है, ठीक है, वहाँ पे ये पार्टी है, ठीक है। ये पार्टी वहाँ कैसे की, वहाँ आपको जब एक नया वीडियो आएगा चाइना ताइवान के बारे में उसको बताऊँगा कि ये लोग क्या जितने भी केएमटी के लोग थे, ये लोग चाइना चले गए थे, ये मर्चेंटियर्स थे, ठीक है, वहाँ चले गए, तो वहाँ इन्होंने पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से गवर्नमेंट बनाई थी, और वहाँ लगभग इन्होंने 20 साल तक इन्होंने वो किया था, ठीक है, वो आपको मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों 1949 में जब माओ जेडोंग, ये दोस्तों माओ जेडोंग है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर है माओ जेडोंग, ठीक है, इन्होंने 1949 के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ROC
रिपब्लिक ऑफ चाइना की इन्होंने नींव रखी, ठीक है। और नींव रखते ही इन्होंने बोला गया कि हमारा जो जो हिस्सा था, ठीक है, जो भी पुरानी चाइना का जो भी हिस्सा था, हम वो सारा हिस्सा अपना हथियाएंगे, चाहे वो ब्रिटिश लोगों ने लिया हो, चाहे वो पोर्चुगल लोगों ने लिया हो, ठीक है, चाहे किसी ने लिया हो, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट सोच वाले लोग थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। और अपने मतलब इनकी कम्युनिस्ट विचारधाराएं थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1949 के अंदर जैसे ये बने तो इन्होंने जो भूटान, जो सबसे बड़ा प्रोविंस था उस टाइम पे, ठीक है, उस पर इन्होंने अटैक करवा दिया, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अटैक करवा दिया। अटैक करवाने के बाद ये लगभग भूटान के अंदर जो भूटान का मैक्सिमम पार्ट है उस पार्ट तक ये पहुँच चुके थे, ठीक है। और भूटान के बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान कर दिया था। बहुत ज़्यादा नुकसान करने के बाद भूटान के लोगों ने, भूटान के राजा ने इनके साथ एक संधि की, ठीक है, इनके साथ एक संधि की कि ये बोले कि क्यों ना एक काम करते हैं, जो पार्ट हमने हथियार लिया वो तो हमारा है, ठीक है, और बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है पूरी तिब्बत का, ठीक है, तो उस पार्ट को हम TAR बोलते हैं, मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं। बेसिकली वो पार्ट हमारे होगा, बट वहाँ पे आप अपने रूल वगैरह कर सकते हो, ये उनको माओ जेडोंग ने बोला वहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में 17 पॉइंट अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में आपको आगे से बताऊँगा कि ढंग से बताऊँगा कि क्या है 17 पॉइंट अग्रीमेंट। तो दोस्तों तिब्बत was invaded and occupied by People's Republic of China in 1949 and 50, ठीक है। तो इन लोगों ने 1949 के अंदर तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था और इनकी वजह से 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन हुआ था। और फिर वहाँ पे जो आक्रोश था लोगों का, ठीक है, इनके प्रति, इनको ना स्वीकार, इनकी विचारधाराओं को ना स्वीकारने के लिए, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। वहाँ दंगे, रोज़ के रोज़ दंगे होते थे, रोज़ के रोज़ प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है। उसको देखते हुए वहाँ चाइना ने मिलिट्री लगाई हुई थी, ठीक है। तो 1950 के अंदर बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो चाइनीज़ आर्मी के 1959 के अंदर, मतलब 1950 के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो चाइनीज़ आर्मी ने 1950 में बहुत सारे लोगों को मारा कि ताकि वो रेजिस्टेंस है ना जो 1950 के अंदर क्रिएट हुआ था वो स्टॉप हो जाए, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दोस्तों 1959 तक लगभग 10,000 लोग, ठीक है, मारे गए, ठीक है, मारे गए। और जो दलाई लामा थे वो हेड ऑफ स्टेट बन गए थे 1950 के अंदर, ठीक है। 1950 के अंदर दलाई लामा हेड ऑफ स्टेट बन गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो 14 दलाई लामा है वो 1950 के अंदर हेड ऑफ स्टेट बन गए थे, मतलब तिब्बत के गुरु बन गए थे, दलाई लामा बन गए थे 14th, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, उन्होंने 1959 में, ठीक है, लगभग 80,000 वो लोग अपने साथ लेके इंडिया चल पड़े, ठीक है, इंडिया आ गए। और जो करंट जो टिबेटियन लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं दोस्तों, वो लगभग रह रहे हैं 1.5 लाख के आसपास लोग इंडिया में टिबेटियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। और 1965 में चाइना ने 1965 में क्या किया दोस्तों, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में घोषित कर दिया कि तिब्बत एक चाइना का हिस्सा है जो कि ऑटोनोमस पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग दलाई लामा टिबेटियन लोग लेके इंडिया पहुंच गए थे शरण लेने के लिए, जो कि करंटली धर्मशाला में रह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मोर देन मिलियन ऑफ तिब्बतन आर थॉट हैव टू डाइड एज रिजल्ट ऑफ चाइनीज़ इन्वेजन ऑफ तिब्बत, कि भाई चाइना ने तिब्बत का इन्वेजन किया, उसके अंदर मिलियंस ऑफ लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1965 के अंदर, ठीक है, 1965 के अंदर चाइना ने तिब्बत को TAR घोषित कर दिया था, ठीक है। और 1967 में, ठीक है दोस्तों, 1967 और 68 के अंदर माओ जेडोंग का जो
माओ जेडंग का एक कल्चरल रेवोल्यूशन था, कल्चरल रेवोल्यूशन। जो कि चाइना का कल्चर, भाई चाइना इस धर्म को फॉलो करती है, ये कल्चर है, ठीक है, हम इनको मानते हैं, ये नहीं मानते हैं। वो क्या है कि वो दोस्तों तिब्बत पहुंचा, उसने तिब्बत में एंट्री ली। तो इन्होंने क्या किया, जो तिब्बत की जो मोनेस्ट्रीज थी, लगभग 1000 ऑफ मोनेस्ट्रीज, ठीक है, 1000 ऑफ मोनेस्ट्रीज उन्होंने तबाह कर दिया, ठीक है। और उनको कम्युनिस्ट विचारधारा बताई कि भाई हमारी आइडियोलॉजी ये है, ठीक है, और आप ये लोग ये चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आपने इसका विरोध किया, ठीक है, तो आपके साथ बुरा होगा। तो इस टाइम पे लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख बता रहा ना, मोर देन 1 मिलियन, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन के टाइम पे लगभग मोर देन 1 मिलियन लोग इसका शिकार हुए, ठीक है, शिकार मतलब भूखा मारा गया इनको, ठीक है, इनको खाना नहीं दिया गया, ठीक है, बीमारी में इनका इलाज नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन को वैसे भी दुनिया का एक ब्लडिस्ट चैप्टर बोलते हैं, मतलब ब्लडिस्ट चैप्टर, कि ऐसा पूरी दुनिया के अंदर कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन है वो दुनिया का सबसे ब्लडिस्ट चैप्टर है, ठीक है। और दोस्तों ये लोग क्या करते थे, अगर कोई बंदा इनके सामने बोलता था, ठीक है, इनके सामने आवाज़ उठाता था, तो ये लोग जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो वहाँ पे सोल्जर वगैरह थे, मिलिट्री वगैरह थी, क्या करती थी, पब्लिकली लोगों के कान काट लिया करती थी, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स काट दिया करती थी, ताकि जो और लोग होते हैं, ठीक है, उनके सामने एक एग्जाम्पल पुटअप करने के लिए कि अगर आप कुछ करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, ये हादसा होगा। तो दोस्तों ये बहुत ब्रूटली इन्होंने तिब्बतन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, ठीक है, वहाँ के जो रिलीजन है उसको ख़त्म कर दिया, वहाँ के मोनेस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया, वहाँ के महिलाओं का रेप किया, ठीक है, और इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा तिब्बत की अत्याचार किए, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देखो, ये ऐसे ये लोग अत्याचार करते थे इस तिब्बतन लोगों के ऊपर, इनको बांध देते थे, किसी के हाथ काट देते, किसी के नाक काट देते थे, तो ऐसे करते थे। तो ये देखते हुए 1987 में चौधरी दलाई लामा, जो इनके 14th गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने चीन के सामने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है। ये बोले कि चलो ठीक है, आप हमें अपना पार्ट मान लो, ठीक है, बट हमें कुछ अधिकार तो दो, ठीक है, कि हमें अपने अधिकार दो, ठीक है। तो ये बात चाइना ने चौधरी दलाई लामा की नज़रअंदाज कर दी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर इन जो चौधरी दलाई लामा है, इनको 1988 के अंदर 1989 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया। और 1988 के अंदर चाइना ने क्या किया, चाइना ने मार्शल लॉ लगा दिया तिब्बत के ऊपर, मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। मार्शल लॉ लगा दिया, वो इसलिए लगा दिया क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, लोग रोज़ के दंगे कर रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे। तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया कि भाई कोई भी आगे देखे उनको गोले मार दो तुरंत, ठीक है। और 1989 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। तो इन्होंने 1993 में फिर से दलाई लामा में बात करनी स्टार्ट की। तो बट चाइना ने साफ मना कर दिया कि हम दलाई लामा से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर दलाई लामा को कुछ भी बात करनी है, ठीक है, मतलब ये दलाई लामा से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, ओके दोस्तों। दोस्तों ये तिब्बत की कहानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 1951 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1951 के अंदर इन्होंने 17 पॉइंट एग्रीमेंट के लिए फोर्स किया। जब 1950 के अंदर जब पार्टी बनी थी तो इन्होंने तिब्बत के लिए इन्वेजन किया। तो 1951 के अंदर 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। चाइना और जो तिब्बत के लीडर्स उनके बीच में एक रिलीजन हुआ। इन्होंने बोला कि वी विल गारंटी तिब्बत ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट टू बुद्धिस्ट कल्चर, कि हम बुद्धिस्ट कल्चर को मानेंगे, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, बट लेट अस अलाउ टू इस्टेब्लिश चाइनीज़
मिलिट्री ओवर देयर, ठीक है, सिविल और हेडक्वार्टर, ठीक है, वो उसकी हमें अनुमति दो। तो उन्होंने तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने उनको बोल दिया चलो ठीक है आप कर लो, ठीक है। बट 1954 के अंदर दोस्तों, 1954 के अंदर दलाई लामा जो कि बीजिंग पहुँचे माओ जेडोंग से बात करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग इन्होंने जो एग्रीमेंट किए थे, ठीक है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट, उसके अंदर जो इनकी बातचीत हुई थी वो उन्हें फेल हो गए थे, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने ये मतलब 1954 के अंदर दलाई लामा थे ये बीजिंग पहुँचे, ठीक है, बट इनकी कोई बात नहीं सुनी गई, क्योंकि और फिर आपको पता है कि 1959 के अंदर 1959 के अंदर दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 10,000 के आसपास लोग मारे गए, ठीक है। तो उस समय 1959 के अंदर दलाई लामा लगभग 80,000 के आसपास लोग लेके इंडिया आ गए थे, ठीक है। और 1963 के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि भाई कोई भी विजिटर, फॉरेन विजिटर तिब्बत नहीं आएगा, ठीक है। इन्होंने तिब्बत पर बैन लगा दिया था कि भाई कोई फॉरेन विजिटर घूमने के लिए तिब्बत नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री थी, ठीक है। और फिर उन्होंने दोस्तों जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने 1965 के अंदर TAR लगा दिया, ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन, ठीक है। और फिर 1966 के अंदर जो माओ जेडोंग का जो कल्चर रेवोल्यूशन था पूरी चाइना के अंदर, ठीक है, क्योंकि पूरी चाइना के अंदर जो कल्चर रेवोल्यूशन था वो तिब्बत पहुंचा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि आप इन चीज़ों को, हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, ये करोगे, ठीक है, वो सब मतलब यहाँ के लोगों पे थोपने की कोशिश की, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने आइडियोलॉजी, अपने विचारधाराएँ इन लोगों को बताया कि हम ये करेंगे, तो लोगों ने इनका अपोज किया। अपोज करने से यहाँ से लगभग 10 लाख के आसपास लोग भूख के कारण मरे होंगे, ठीक है, इनकी ब्रुटलिटी के शिकार बने होंगे, ठीक है। अगर कोई इनके अगेंस्ट बोलता था उनको मार देते थे, पीट देते थे, काट देते थे, पब्लिकली बॉडी पार्ट्स काट देते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका कल्चरल रिलेशन का एक मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इन्होंने ये किया। और 1971 के अंदर इन्होंने वापस जो फॉरेन विजिटर्स उनको अलाउड कर दिया कि आप आ सकते हो, ठीक है। और 1970 में तो लगभग जो कल्चरल रिलेशन था ये एंड हो गया था, ठीक है। और 1980 के अंदर क्या किया इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे तिब्बत को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे इन्वेस्ट करने लग गए, ठीक है। जितनी मोनार्चीज़ वगैरह थी उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर और चीज़ें बनाने लग गए। इन्होंने तो लगभग 1000 ऑफ मोनार्ची डिस्ट्रॉय किए, 1000 ऑफ मोनार्चीज़, ठीक है। तो तिब्बत की मोनार्ची थी उनको तोड़ फोड़ के कुछ नए बनाए, ठीक है। और फिर उससे क्या हुआ कि 1980 के अंदर जो कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्होंने मोनार्चीज़ वगैरह तोड़ी। उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनके रिलीजन से, इनके सेंटिमेंट्स को इन्होंने मतलब हानि पहुँचाई। तो इसके रिगार्डिंग्स वहाँ पे वापस रॉयट्स हो गए थे 1988 के अंदर, ठीक है। 1988 के अंदर वापस वहाँ पे रॉयट्स हो गए थे। उसको देखते हुए चाइना ने क्या किया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है दोस्तों। चाइना ने फिर यहाँ पे क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। अब जो दलाई लामा थे, चौधरी दलाई लामा थे, वो तो इंडिया आ गए थे, ठीक है। 1959 के अंदर जब 10,000 लोग मारे गए थे तो लगभग 80,000 लोग लेके वो दलाई लामा इंडिया आ गए थे। तो दलाई लामा ने ये देखते हुए भाई अपनी उम्र भी कम हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने 11वें पंचेन लामा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 11वें पंचेन लामा है, ठीक है, 11वें, उनकी घोषणा कर दी, ठीक है। ये भाई इस नाम का बंदा 6 साल का होगा और यहाँ पे पैदा होगा, ठीक है, इस नाम का होगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी। जैसे ही घोषणा की उन्होंने, तो चाइना ने उसको किडनैप कर लिया। और वहाँ पे क्या है कि जो असली लड़का था उसको किडनैप करके, उसकी फैमिली को किडनैप करके वहाँ पे नकली फैमिली वहाँ पे रिप्लेस कर दी, ताकि आने वाले टाइम में जब वो दलाई लामा चूज़ करता है, पंचेन लामा क्या करता है दोस्तों, पंचेन लामा दलाई लामा को चूज़ करता है, ठीक है। तो वो जिस दलाई लामा को चूज़ करेगा वो चाइना के इशारों पर नाचेगा, ठीक है, चाइना के इशारों में नाचेगा, ठीक है। और ये बात सबको पता लग गया कि भाई उस बंदे को किडनैप कर लिया है, ठीक है। तो अब जो करंटली जो दलाई लामा है, ठीक है, वो चाहते हैं कि जो पंचेन लामा है, ठीक है, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ चूजिंग दलाई लामा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये दलाई लामा मतलब जो पोजीशन है इनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक तिब्बत के अंदर डेमोक्रेटिक चुनाव कराओ, ठीक है, कि डेमोक्रेसी वाले
डेमोक्रेटिक चुनाव कराओ कि लोगों के मत लो आप, ठीक है, इलेक्शन कराओ, ठीक है, और फिर आप चुनो कि भाई आपका नेता कौन होगा। क्योंकि अगर पंचेन लामा ने चूज़ किया, पंचेन लामा तो वो लामा चूज़ करेगा जो चाइना गवर्नमेंट पे नाचेगा। क्योंकि जो फिलहाल जो पंचेन लामा है, जो करंटली जो पंचेन लामा है जो कि 27 ईयर्स का हो गया, वो तो चाइना ने किडनैप किया, उसकी जगह किसी और पंचेन लामा है, ठीक है। वो तो दलाई लामा, वो तो जो चीन चाहेगा वही करेगा ना, ठीक है। तो जो करंटली दलाई लामा वो बोल रहे हैं कि भाई चीन के अंदर आप दलाई लामा की पोजीशन ख़त्म करो और आप वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन से डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाओ, ठीक है। और वहीं आपके जो स्पिरिचुअल लीडर होंगे वही आपके पॉलिटिकल लीडर होंगे, वही आपके मतलब कि सिंबल ऑफ तिब्बत यूनिफिकेशन, मतलब वही होंगे, तिब्बत का पूरा यूनिफिकेशन सैनिक वही होंगे, ठीक है। तो आप वैसे इलेक्ट कराओ किसी को, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है तिब्बत के लिए, ठीक है। क्या इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है, ठीक है, और क्या इंडिया तिब्बत को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्या क्या करता है, ठीक है, और फ्रेंडशिप कैसी है, ठीक है, वो सब अपन उसके बारे में बात करेंगे। और अपन इसके बारे में बात करेंगे कि भाई तिब्बत को क्यों चाहता है, ठीक है, वाई तिब्बत, वाई चाइना नीड तिब्बत सो मच, ठीक है। सो दोस्तों अपन पहले बात करेंगे वाई चाइना नीड तिब्बत कि पहले अपन बात करेंगे कि वाई चाइना नीड तिब्बत, कि चाइना को तिब्बत की ऐसी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली चाइना को तिब्बत की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो तिब्बत एक आपको पता है कि टिबेटियन प्लेटो पे स्थित है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है, फिर ऊपर स्नोई पार्ट है। तो वहाँ पे जो वाटर, ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज है पहले बात तो, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं, ठीक है, द इंडस वहाँ से निकलती है, द गंगा वहाँ से निकलती है, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ वहाँ पे निकलती हैं। और लगभग यहाँ पे 488 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये हो गया कि भाई नेचुरल रिसोर्स तिब्बत के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। और आगे दोस्तों जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज भी है। अब एनर्जी के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, विंड मिल लगा के वहाँ पे एनर्जी पैदा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी भी वहाँ पे है, जियो थर्मल एनर्जी भी है। तो मतलब एनर्जी रिसोर्सेज होने के कारण भी एक चाइना का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, ठीक है। और यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लगभग 100 प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, 100 टाइप ऑफ मिनरल्स इन तिब्बत। ये लगभग टोटल वैल्यू ऑफ तिब्बतन मिनरल इज एस्टिमेटेड टू बी 64 मिलियन बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि लगभग तिब्बत के अंदर 64 बिलियन के लगभग आसपास के तिब्बत मिनरल्स हैं। लगभग लिथियम मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, ठीक है, बोरोन, ये सब धातुएं वहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि भाई तिब्बत का, कि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज से इनरिच रीजन है वो तिब्बत, ठीक है। तो उसको अध्ययन करने का रीज़न है कि ये भी है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि व्हाट शुड इंडिया डू, कि इंडिया क्या करेगा, ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, ठीक है, इसके चलते हुए एटलीस्ट एडवाइस टू नेहरू टू सपोर्ट तिब्बत कोज बट नॉट टू मिडल असिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। इन्होंने यूएन ने जब प्रधानमंत्री नेहरू ने यूएन से बात की कि क्या हम तिब्बत की मदद कर सकते हैं, तो यूएन ने साफ साफ बोल दिया है कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन मिलिट्री असिस्टेंस, आप उनको मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। और फिर उस टाइम पे इंडिया आज़ाद ही हुआ था 1949 के अंदर, ठीक है, 1949 मतलब उस टाइम पे इंडिया आज़ाद ही हुआ था। तो एक खुद की नेशन की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि ये बात इंडिया ने ब्रिटिश से पूछी थी, ब्रिटिश से, यूएन से नहीं, ब्रिटिश से पूछी थी कि क्या हम भूटान तिब्बत की हेल्प कर सकते हैं क्या। तो ब्रिटिश के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि आप हेल्प करने मत जाओ, क्योंकि आप नए नए आज़ाद हुए हो, आपकी जो सेना है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो यू कैन अप्रिशिएट, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो तिब्बत के काउज को, ठीक है, आप मिलिट्री असिस्टेंस मत दो, ठीक है। और फिर नेहरू ने खुद की इंडिया की जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए
ये किया था, ठीक है। अब दोस्तों व्हाट शुड इंडिया डू, ठीक है, कि दोस्तों इंडिया क्या करे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इंडिया मस्ट रेफर इट्स ओवरसीज चाइना पॉलिसी एंड इट्स डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विद तिब्बतन कम्युनिटी, कि जो इंडिया का जो ओवरसी जो रिलेशंस हैं वो पहले बात तो इनको तिब्बतन कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, ठीक है। और जो डोमेस्टिक इंगेजमेंट है, ठीक है, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके साथ अच्छे से पता करें भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और क्या इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ कम्युनिटी रीच, उनके पास जाके पूछे भाई कितने लोग इंडिया में रह रहे हैं, सर्वे करें, ठीक है, भाई क्या, क्योंकि वे इंडिया में एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, रिफ्यूजी की तरह, ठीक है, कि भाई उनके पास रहने के लिए कुछ है या नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया को क्या करनी चाहिए, कम्युनिटी आउटरीच करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, एक रेफरेंडम करना चाहिए, ठीक है, मतलब मैपिंग वगैरह करनी चाहिए कि भाई क्या वो लोग इंडिया में अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर इंडिया में फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उनको मतलब उनके सिटीजनशिप के लिए क्या क्या करें, ठीक है, उनके लिए घर वगैरह के क्या करें इन टैक्स में, ठीक है, और कैसे कैसे मतलब स्टेप लेने चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज इट्स रिकन्सिडर इट्स सिटीजन लॉ, कि ये अपने जो अपना कानून है, सिटीजनशिप का कानून है, उसको ये रिकन्सिडर करें, वहाँ कुछ चेंजेस लेके आए, ठीक है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट्स टू मेक इंडिया ए परमानेंट हाउस, कि जो इंडिया के अंदर परमानेंटली रहने चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब ये सिटीजनशिप लेके आए। और जो लोग वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता करो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो ये स्टेप हैं कुछ जो इंडिया को लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज कैन वोट नाउ, ठीक है। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है कि भाई जो भी तिब्बत के लोग इंडिया में रह रहे हैं और जिनके पास सिटीजनशिप है, तो उनके बच्चे उनके बच्चे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस में, ठीक है, मतलब एज ए सिटीजनशिप दे कैन ऑल्सो वोट, ठीक है, वो वोट भी दे सकते हैं। ये एक नया इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई जो भी तिब्बतियन लोग हैं वो वोट दे सकते हैं किसी भी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये सब स्टेप थे ये जो इंडिया को करने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया ने उस टाइम पे भाई क्या क्या किया था, पहले तो भाई इंडिया ने हेल्प करने के लिए बोला था, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हम हेल्प कर सकते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप हेल्प मत करो क्योंकि आप नए एक राष्ट्र बने हो, आपकी सेना कम है, ठीक है। तो दोस्तों फिर इनका इंडिया और चाइना का क्या हुआ कि इंडिया चाइना का 1954 के अंदर दोस्तों 1954 के अंदर, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। तो उसके अंदर ये बोला गया कि आप तिब्बत को, ठीक है, अलग से कंट्री नहीं मानोगे, ठीक है, तिब्बत को आप एक चाइना का स्टेट मानोगे, ठीक है, इन इंटरनेशनल लीगल टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट हुआ, तो इंडिया तिब्बत को आज भी, ठीक है, एक चाइनीज़ स्टेट ही मानते हैं, ठीक है, मतलब उस पंचशील अग्रीमेंट के तहत जो साइन हुआ था, पंचशील अग्रीमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, जो 1954 के अंदर साइन हुआ था उसको बोलते हैं पंचशील अग्रीमेंट, ठीक है। तो उसको एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक मतलब चाइना का एक पार्टी मानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 23 जून 2003 को, ठीक है, 23 जून 2003 तक इंडिया मेंटेन्ड दैट तिब्बत इज़ ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत हैज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। तो इंडिया ने 2003 तक, ठीक है, ये बोला कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, तिब्बत के पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए उस टाइम पे भी उन्होंने यही बोला
ठीक है, कि तिब्बत एक ऑटोनोमस पार्ट है, ठीक है, चाइना को। तो तिब्बत आज मतलब आज भी तिब्बत मानती हैं, भारत तिब्बत को चाइना का एक पार्ट मानता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सामने दिख रहा है कि भाई TAR के बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर स्टार्ट कर दी, डिस्ट्रॉइंग तिब्बतन कल्चर। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मतलब वहाँ का जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे अपनी मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चाइना का हिस्ट्री है, कैसे चाइना मतलब क्या बोलूँ, चाइना क्या इंडिया ने चाइना के लिए किया, क्या इंडिया ने तिब्बत के लिए किया, और क्या अभी करना चाहिए, ठीक है। बुद्धा भाई ये लोग क्या करते दोस्तों, मतलब जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध पूरी ज़िंदगी भर मतलब ये बोलते रहे कि भाई वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। बट वो मरते मरते वो बोले कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये जो अपने पुराने जो जितने भी दलाई लामा रहे हैं, तिब्बतियन बुद्धिस्ट बिलीव दैट ईच दलाई लामा, ठीक है, इज रिकनेशन, कि भाई जो दलाई लामा खुद में है वो क्या करे, वो मरने के बाद क्या होता है कि भाई वो किस में आएगा, वो रिक्रिएट मतलब वापस जन्म लेता है, ठीक है। उसमें ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। तो जो पंचेन लामा है वो चूज़ करता है कि भाई ये वही है, ठीक है। अब ये कुछ मंत्र वंत्र जो भी यहाँ पे होते हैं उनसे वो इनकी जो कल्चर का पार्ट है उसके हिसाब से चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लोग बुद्धिस्ट लोग होते हैं, सारे जितने भी तिब्बत के अंदर लोग हैं वो सारे बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। मॉन्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनका खुद का फ्लैग भी है, इनकी खुद की करेंसी भी है, ठीक है, फ़िलहाल, ठीक है। और उनके खुद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है फ़िलहाल। दोस्तों ये बुद्धा भाई रिकनेक्शन में बिलीव करते हैं, ठीक है। ये जो सामने पीछे सामने शो हो रही है, ये माओ जेदांग के टाइम पे शो हो रही है, जब लोग इसका विरोध करते थे, तिब्बत के लोग ने विरोध किया था। ये दोस्तों जो मैप सामने अभी शो कर रहा है, ठीक है, ये तो दोस्तों है TAR, ठीक है, जो चाइना फ़िलहाल जो करंटली तिब्बत है, ठीक है। और चाइना ने इसको TAR घोषित किया था 1965 के अंदर। 1965 के अंदर तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया था, और चाइना यहाँ तक पहुँच गया था दोस्तों, यहाँ तक अपनी सेना लगे, ठीक है। तो चाइना ने बोला कि ये जो रीजन है, ये रीजन हम अपना प्रोविंस बनाएंगे। तो उन्होंने जो तिब्बत का पहला रीजन था उसको वहाँ पे अपनी 4 नई प्रोविंसेस बना लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये कैसे ब्रूटली वहाँ पे लोगों को, जब कल्चरल रेवोल्यूशन वहाँ पे आया था तो उसमें लोगों को कान काट दिए जाते थे, लोगों की नाक काट दी जाती थी, ठीक है। उनको ब्रूटली लगभग भूखे मारे जाते थे, लगभग 10 लाख के आसपास लोग मारे गए थे कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसको तिब्बत जेनोसाइड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, कि मतलब एक लगभग 10 लाख के आसपास, लगभग 1 मिलियन पीपल हैज़ बीन डाइड, ठीक है, ड्यू टू कल्चरल रेवोल्यूशन। एंड कल्चरल रेवोल्यूशन इज़ द ब्लडिस्ट चैप्टर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और ये सामने कि भाई वाई तिब्बत नहीं, तिब्बत को क्यों चाहिए, क्योंकि तिब्बत के अंदर जो मिनरल्स हैं वो लगभग 100 प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लगभग यहाँ पे 64 बिलियन के यहाँ पे मिनरल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पानी की हुज मात्रा में है, ठीक है। इस वजह से भी चाइना ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। चाइना ने आक्रमण 1950 के अंदर, जब माओ जेदांग की पार्टी आई थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो उनका जो मेन गोल यही था कि भाई हम अपना पूरा क्षेत्र वापस लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने तिब्बत के ऊपर इन्वेट किया थी इसी चक्कर में, ठीक है। ये दोस्तों आप डिटेल से है, ठीक है, कि 1951 में क्या हुआ था, 1954 में क्या हुआ था, 1959 में क्या हुआ था, 1963 में क्या हुआ था, फिर 1965 में क्या हुआ था, ठीक है। कैसे कैसे डिटेल में ये मैंने आपको सामने रख दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हो आराम से, ठीक है। और ये दोस्तों पंचेन लामा है, ठीक है। लोग आज भी यूनाइटेड नेशन के सामने आवाज़ उठाते हैं कि तिब्बत को फ्री कराओ, तिब्बत को फ्री कराओ। बहुत सारे कंट्रीज इसके पक्ष में भी हैं, ठीक है। और अब रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जब ये पंचेन लामा 27 ईयर्स के टर्न हुए थे, मतलब 27 साल के हुए थे, तो तिब्बतन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को बोला था कि आप हमारे जो पंचेन लामा है उसको छोड़ दो, उनको रिहा कर दो, क्योंकि वो लगभग दोस्तों मतलब 19 साल से जेल में है, 19 साल से, ठीक है। क्योंकि वो 6 साल के थे तब उनको किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। आज वो 27 साल के हो गए हैं, तो लगभग 8 साल से मतलब 21 साल से वो चाइना के अंडर में, चाइना ने उसको किडनैप किया होगा, ठीक है।
और लोग इनको बहुत पूछते हैं, ठीक है, तभी तो ये इनको वहाँ पे कि यू आर ऑलवेज इन आवर हार्ट्स, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि वाई चाइना किडनैप्ड पंचेन लांबा, कि चाइना ने पंचेन लांबा को क्यों किडनैप किया, वो अब मैंने आपको स्टोरी बता दी है। दोबारा बता देता हूँ कि चाइना ने पंचेन लामा को इसलिए क्रिएट किया क्योंकि पंचेन लामा क्या करता है, जो दलाई लामा होता है उसको चूज़ करने में हेल्प करता है। तो करंटली जो दलाई लामा हैं जो कि इंडिया के अंदर एग्जाइल के तौर पर रह रहे हैं, ठीक है, धर्मशाला में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बूढ़े हो गए, लगभग 85 ईयर्स के हो गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई नया दलाई लामा आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी कम्युनिटी का लीडर होगा, ठीक है, जिसको सब लोग पूछते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही उस 11वें पंचेन लामा की घोषणा की तो चाइना को पता लग गया कि भाई ये पंचेन लामा है, तो क्यों ना अपन इस पंचेन लामा को चूज़ कर दें, ताकि ये बड़ा होके तो दलाई लामा उसको चूज़ करेगा, ठीक है। तो वो जो दलाई लामा होगा वो अपन को हेल्प करेगा, ठीक है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से वो किडनैप हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हाउ पंचेन लामा इज़ फाउंड। अब पंचेन लामा क्या करता है, अब पंचेन लामा कैसे बनता है, अब दलाई लामा होता है वो पंचेन लामा की घोषणा करता है कि पंचेन लामा, अगला जो पंचेन लामा होगा, जैसे मान लो कि 12 पंचेन लामा होगा, तो जो करंटली जो दलाई लामा हैं जो बनेंगे, जो मतलब अभी फिलहाल 14वें तो 15वें, वो बोलेंगे कि भाई अगले जो पंचेन लामा पैदा होंगे वो इस गांव में पैदा होंगे, ठीक है, इस नाम के होंगे, ठीक है। इस हिसाब से वो करते हैं, मतलब पूजा पाठ जो भी इनका जो कल्चर है ना उसके हिसाब से मतलब घोषित करते हैं पंचेन लामा को, ठीक है। फिर दोस्तों कि इस दलाई लामा इस बुद्धा, दलाई लामा बुद्धा होता है, हाँ दोस्तों दलाई लामा बुद्धा होता है, ठीक है। मतलब ये सब लोग बुद्ध ही होते हैं, जितने भी होते हैं ना सब लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बुद्ध के अंदर भी 2 धर्म आते हैं, तो ये मैं आपको कन्फर्म करके बताऊँगा कि कौन सा धर्म में फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये दलाई लामा जो करंटली जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, और 14 दलाई लामा है, ठीक है। ये माओ जेदांग है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने नींव रखी थी 1949 के अंदर, जब इन्होंने जो सिविल वॉर जीतने के बाद, ठीक है, KMT से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके सामने चाइना के बारे में, कि चाइना ने कैसे ताइवान पे कब्ज़ा किया, ठीक है, चाइना ने कैसे हांगकांग को और मकाओ पे अधिकार किया, चाइना का कैसे जापान के साथ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, संकाकू आइलैंड को लेके चाइना का और भूटान का क्या रिलेशंस हैं, चाइना के और लद्दाख के क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली चाइना के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे चाइना मतलब डिस्प्यूटेड पार्ट्स हैं, जहाँ पे चाइना अपन बोलता है कि हमारे पार्ट्स हैं, क्योंकि चाइना जो फ़िलहाल जो पॉलिसी अपना रहा है वन पॉलिसी चाइना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि हम जो हमारे हिस्टोरिकल मैप्स के अंदर जो हमारा चाइना हुआ करता था, हम वही का वही चाइना लेके रहेंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, OBR की वजह से बताया। तो ये लोग दुनिया के अंदर एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर भी रहे हैं, ठीक है, और नई नई जगह अपने पैर भी जमा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी चीज़ों को एक्वायर भी कर रहे हैं। अब रिसेंटली इनकी इशू चल रहे हैं गलवान मेले को लेके, तो वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।